हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने रिट्रीवल क्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था और उसकी समरी यहाँ पे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्विज़ हैं यहाँ पे। सो रिट्रीवल क्यूज़ क्या है? रिट्रीवल क्यूज़ क्या होते हैं? जो हमें हिंट्स मिलते हैं एनवायरनमेंट से, जिससे हमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में और उसको बाद में रिवाइव करने में या रिट्रीव करने में ईजी हो जाता है। मोर क्यूज स्टोर्ड विद अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन द ईजियर द रिट्रीवल। जितने ज़्यादा क्यूज आप स्टोर करोगे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, उतना जल्दी उसको रिट्रीव करना ईजी होगा। साउंड क्यूज होता है, विजुअल क्यूज होते हैं, तो इस तरीके से जितने आप क्यूज उसके साथ ऐड करते जाओगे उतना ईजी होगा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी होती है कि आप जिस जगह पे कोई चीज़ याद करते हो उसी जगह पे जब आप जाते हो तो आपको वो चीज़ जल्दी याद आ जाती है। Improve memory for information if physical surroundings are similar to those when the memory was first formed. स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग होती है कि जिस इमोशनल स्टेट में आप होते हो जब आपने कोई चीज़ याद की, अगर आप सेम उसी इमोशनल स्टेट में उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो वापस से, तो वो आपको वापस याद जल्दी आ जाती है। इम्प्रूव मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन इफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट इज सिमिलर व्हेन द मेमोरी वॉज फर्स्ट फॉर्म। तो ये तीन थे हमारे रिट्रीव करने के लिए रिट्रीवल क्यूज़। अब उसके बाद रिट्रीवल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रिकॉल और एक रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब होता है कि जब हमें बिना किसी क्यू के कोई चीज़ पूरी याद करनी पड़ती है, उसमें हमें एक तो रिट्रीवल फेलियर हो जाता है, कई बार टिप ऑफ द टंग फिनोमिना जिसको बोलते हैं कि कोई चीज़ हमारे ज़बान पे आ रही होती है लेकिन हम फिर भी उसका नाम बोल नहीं पा रहे होते एग्जैक्टली। एक होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, कि जो चीज़ हमने बहुत स्टार्टिंग में सुनी, प्राइमेसी इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो हमें याद रह जाता है, और जो चीज़ एकदम लास्ट में किसी के बारे में सुनी है, रिसेंसी इफेक्ट, बीच में कुछ भी हुआ है तो वो हम इतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी क्यूज़ हैं सामने, आपको उसमें से सही इन्फॉर्मेशन याद करके पहचाननी है। मैच इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, देख के या सुन के। इसमें क्या हो जाता है, जब आप गलत चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, जो कि आई विटनेस का केस में बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर है ऑटोमेटिक एनकोडिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमोशनली हमारे से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, उसको हम ना चाहते हुए भी अपने माइंड में परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। वो सारी इमेजेस हमारे माइंड में एक फ्लैशबल्ब पिक्चर की तरह सेव हो जाती है, जिसको हम फ्लैशबल्ब मेमोरीज बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बेस्ट प्लेस टू टेक योर मैथ एग्जाम टू एंश्योर गुड रिट्रीवल ऑफ मैथ कॉन्सेप्ट्स। अब आपका मैथ एग्ज़ाम है तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है एग्ज़ाम देने की? क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, इंग्लिश क्लासरूम है, या फिर टेस्टिंग रूम फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। तो सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होगी अगर आपके मैथ का पेपर है तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिसिटी, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी देखी जाए तो जो मैथ की क्लासरूम है वो सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपने मैथ सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, सारा कैन रिमेंबर नेम्स ऑफ द फर्स्ट 2 पीपल शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड to at Ted's party, and she can remember the name of the last person she met, but the names of the dozen or so people in between are gone. This is an example of, किसी को नाम, कोई सारा है, लड़की पार्टी में गई है, उसने बहुत सारे लोग वहाँ मिले हैं, उसको सिर्फ स्टार्टिंग में जो लोग मिले थे उनका नाम याद है, स्टार्टिंग में 2 लोग मिले थे और लास्ट में जिनसे मिल के आई उनका याद है, बीच में काफ़ी सारे लोगों से मिली वो उसको याद नहीं है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है जिसमें रिसेंसी और प्राइमरी इफेक्ट दिखता है? दिस इज कॉल्ड सीरियल पोजिशन इफेक्ट। थर्ड है कि द क्विज क्वेश्चन एज वेल एज द अदर क्विज क्वेश्चंस मेक यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ रिट्रीवल और मेमोरीज। अगर आपसे कोई क्विज पूछे, जैसे कि क्विज है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ रिट्रीवल यूज़ करते हैं? क्विज क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली आपको ऑप्शन ये होते हैं ना, तो ये कौन से टाइप का रिट्रीवल है? रिकॉल है कि रिकॉग्निशन है? जिसमें हमें पहले से ही दिए होते हैं क्यूज, हमें सिर्फ पहचानना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको हम रिकॉग्निशन बोलते हैं, रिकॉग्निशन क्यू। तो इसका आंसर होगा रिकॉग्निशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉफ्टस क्लासिक स्टडी इज ट्रू। लॉफ्टस वो हैं जिन्होंने वो स्टडी करी थी ये बताने के लिए कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है, मेमोरी जो है, वो ऑल्टर हो जाती है अगर हम गलत इंफॉर्मेशन के बारे में सुनते हैं तो। फॉल्स पॉजिटिव के बारे में जिन्होंने बात की थी। सो ऑल द सब्जेक्ट्स वर एबल टू करेक्टली रिकॉल द नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स। यहाँ पे हम गलत इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक अगर कोई बता दे तो वो गलत नहीं हुआ ना, तो करेक्टली रिकॉल करना तो नहीं हुआ। सब्जेक्ट्स गिवन अ क्वेश्चन स्टार्टिंग
stating that there were 4 demonstrators, remembered only 3 demonstrators. ये भी नहीं है. Subjects given a question stating that there were 12 demonstrators, remember 8 demonstrators. And last one is subjects either increased or decreased the number of demonstrators in an attempt to comprise their memory with the later false information. तो यहाँ फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है कि सब्जेक्ट्स जो हैं अपने जो रिस्पॉन्स है वो कम ज़्यादा कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपनी मेमोरी पे, क्योंकि उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो फॉल्स पॉजिटिव जब हम कर देते हैं, फॉल्स रिकॉग्निशन कर देते हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लैश बल्ब मेमोरीज इज फॉल्स. तो फ्लैश बल्ब मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? दे मे बी फॉर्म्ड बाय हॉर्मोन्स रिलीज्ड एट इमोशनल मूवमेंट्स. ये ठीक है, क्योंकि फ्लैश बल्ब मेमोरीज हमारी तभी होती है जब हम इमोशनल होते हैं किसी तरीके से ज़्यादा. विविड एंड डिटेल्ड होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं पिक्चर्स. उसके बाद दे आर अनयूजुअली एक्यूरेट. अनयूजुअली एक्यूरेट पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है. दे कैन बी पर्सनल और कंसर्न वर्ल्ड इवेंट्स, ये भी ठीक है. तो ये आंसर होना चाहिए दे आर अनयूजुअली एक्यूरेट, मतलब वो एक्यूरेट होती हैं, अनयूजुअली एक्यूरेट ही होती हैं. तो ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जनरली हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती नहीं है. जो हमें बाद में जो भी मेमोरीज हमारे माइंड में होती हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं. यही कॉन्सेप्ट आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मेमोरीज रहती हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, वो बहुत बारी ऐसा होता है कि वो एक्यूरेट नहीं होती है इतनी जितना हमें लगता है. तो जो टॉपिक है वो ये है कि द रिकन्स्ट्रक्टिव नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. रिकन्स्ट्रक्टिव नेचर होता है कि वो मेमोरी बार बार कंस्ट्रक्ट होती जा रही है, अपडेट हो रही है, रिवाइज हो रही है. People tend to assume that their memories are accurate when in fact memories are revised, edited and altered. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो वो बता रहे हैं याद करके वो एकदम ठीक बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. आपकी मेमोरी रिवाइज होती है, एडिट होती है, ऑल्टर होती है, तो वो चेंज हो जाती है मेमोरीज. तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरीज में क्या लिखा है? Many people have an idea that when they recall a memory, they are recalling it as if they were an instant replay. काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है, सबको ही ऐसे लगता है कि जब आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो आप वो चीज़ ऐसे बताते हो जैसे कि आप इंस्टेंटली वो चीज़ रीप्ले कर रहे हो, जबकि ऐसे नहीं होता है. आपके मेमोरी में ऑलरेडी बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी होती है, पुरानी रिमूव हो चुकी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. तो जब आप कोई पुरानी चीज़ याद करके किसी को बताते हो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं. यहाँ पे एक वर्ड इसमें यहाँ पे एक लाइन बोली है यहाँ पे जॉन क्लिस्टॉम ने कि नेचर ऑफ मेमोरी सेज दैट रिमेंबरिंग इज़ मोर लाइक मेकिंग अप अ स्टोरी दैन इट इज़ लाइक रीडिंग वन इन अ प्रिंटेड बुक. तो जब आप कोई चीज़ याद करते हो तो इसका मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है जैसे आप कोई स्टोरी बना के बता रहे हो, इंस्टेंट कि आप एग्जैक्टली कोई चीज़ पढ़ के बता रहे हो, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता. जैसे हम स्टोरी बताते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो वैसे टाइप से होता है. चाहे वो आपका कितना भी पर्सनल मेमोरी हो, आपकी पर्सनल बहुत क्लोज मेमोरी हो, आपकी पर्सनल हो, लेकिन फिर भी जब आप उसको रिक्रिएट करते हो, दोबारा से याद करते हो, किसी को सुनाते हो, कुछ बताते हो किसी को, तो उसमें आप बहुत चीज़ें अपने आप ऐड कर देते हो. बार्टलेट बोलते हैं कि एवरी मेमोरी इज़ अ ब्लेंड ऑफ नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस. कि जितनी भी मेमोरी है वो नॉलेज और इन्फ्लुएंस है. नॉलेज मतलब आपकी जो आपको पता है वो, और उससे रिलेटेड आप इन्फ्लुएंस कंक्लूजन निकालते हो, उसके बेस पे जो आप कंक्लूजन निकालते हो वो चीज़ें आप दूसरों को बताते हो. तो रिमेंबरिंग एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है. और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पुराना इवेंट है, उससे रिलेटेड कुछ हमें कोई चीज़ है जो हमें चाहिए और उसको हम मेमोरी के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे लॉफ्टर्स की फिर से बात आ गई है. इन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी है इस चीज़ के ऊपर कि हमारी मेमोरी बहुत कंस्ट्रक्टिव होती है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करती रहती है, न्यू मेमोरीज बिल्ट होती रहती है, रिकन्स्ट्रक्ट होती रहती है, एनकोडिंग होती रहती है, पुरानी मेमोरी फेड अवे होती रहती है, रिवाइज होती रहती है हमेशा मेमोरी अंदर ही अंदर. ऐसे नहीं होता कि आपने कोई चीज़ जैसे रख दिया तो वैसे की वैसे ही आप वापस उसे बाहर निकाल सकते हो. आप 2 साल पहले किसी को कोई कहानी सुना रहे थे, अपनी लाइफ का कोई इवेंट बता रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ था, वो चीज़ आपसे कोई 2 साल बाद पूछेगा तो उसमें से काफ़ी आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी. आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर दोगे जो आपने 2 साल पहले नहीं बोली थी. हो सकता है 4 साल बाद फिर से आपसे कोई वो वाली बात पूछे तो आप उसमें और कुछ नया ऐड करके बता दो, या कुछ आप भूल जाओ उसमें से बताना.
तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग, कि आप एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं बोल सकते, बार बार आपकी मेमोरी चेंजेस करती रहती है। इसका एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हाइंडसाइट बायस, और ये सबके साथ होता है, रोज़ होता है, हम सबके साथ ये चीज़ रोज़ होती है। हाइंडसाइट बायस क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई गेम हो रही है, कुछ भी है, उसका जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता ही था। हमें ये लगता है कि मतलब हम ये ऐसे बोलते हैं सामने सामने किसी को, मेरे को पता था ये ऐसे होगा, जबकि ऐसा किसी को कोई पता नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई गेम देख रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, उसमें जो कोई जीत गया या कोई हार गया, तो आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मुझे पता था यही जीतेगा। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो हाइंडसाइट बायस बोलते हैं उसको, कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोलते हैं कि हमें पता था क्योंकि हमने उसमें ये चीज़ें नोट करी थी। तो यहाँ पे वो अपनी मेमोरी को खुद ही ऑल्टर कर रहे हैं, अब रिजल्ट के हिसाब से अपनी मेमोरी को खुद ही वो चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है कि आई न्यू इट ऑल अलॉन्ग, मतलब मुझे शुरू से ही सारा पता था कि ये ऐसे ही होगा, तब भी मैंने ऐसे नहीं किया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझे पता था ये स्टॉक जो है इसका रेट गिर जाएगा, पर फिर भी मैं ऐसे नहीं कर पाया, या इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मतलब चाहे उसने पॉजिटिव किया चाहे नेगेटिव किया, लेकिन उसका कहना ये होता है कि मुझे पता था ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से लोग अपनी जो मेमोरी है उसको खुद ही ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं अपनी बातों से, तो इसको हाइंडसाइट बायस बोलते हैं, और ये सबके साथ ही होता है। आप रोज ही कभी ना कभी किसी ना किसी को इस तरीके से बोल देते हो कि मुझे पता था आज ऐसे होगा, या मुझे पता था वो लेट आएगा, या मुझे पता था कि वो ऐसे करेगा, जबकि ऐसे कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन जो चीज़ हो गई आप उसके लिए बोलते हो कि आपको पता था, फिर आप उसमें पुरानी मेमोरीज में उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी ढूंढने लग जाते हो, क्योंकि मुझे पता था वो ऐसे करेगा क्योंकि उसने ऐसे ऐसे बोला था, ये करा था। तो मतलब आप अपनी ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी को खुद ही ऑल्टर कर रहे हो। So tendency of people to falsely believe that they would have accurately predicted an outcome without having been told about it in advance, कि मतलब खुद ही हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी आउटकम को बिना कुछ जाने एडवांस में। तो ये हाइंडसाइट बायस बहुत ही कॉमन फिनोमेना हम लोगों के साथ रोज़ होता है, और बहुत बार होता है, एक से ज़्यादा बार होता है। और यही एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव मेमोरी का, कि हमारी मेमोरी किस तरीके से हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। फिर आगे आता है मेमोरी रिट्रीवल प्रॉब्लम्स, कि हमें मेमोरी रिट्रीव करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने टोटल रिकॉल कर लिया है। टोटल रिकॉल मतलब आपने एग्जैक्टली सब याद कर लिया जो आपने सुना था या देखा था या पढ़ा था। तो टोटल रिकॉल जैसी चीज़ नहीं होती है जनरली। तो पहली चीज़ है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर समटाइम ट्राई टू कीप आई विटनेस टू क्राइम्स और एक्सीडेंट्स फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर। ज़्यादातर क्या होता है, जो आई विटनेस होते हैं ना, 2-3 आई विटनेस हैं जैसे किसी क्राइम के, तो पुलिस वाले उनको अलग अलग बिठाते हैं, उनको आपस में बात नहीं करने देते। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बाई चांस भी किसी एक ने बोल दिया कि मैंने उस बंदे को वहाँ देखा था, तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपने माइंड में भी, अपनी मेमोरी में भी स्टोर कर लेता है, और वो भी यही बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा था, जबकि उसने ना भी देखा हो। तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मेमोरी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि सपोज़ आपको किसी ने बोला होगा कि यार इस पर्सन को मैंने वहाँ देखा था, तुम्हें भी दिखा था, तो आपको लगेगा कि शायद आपने भी देखा था उसको। तो ये इस वजह से आप अपनी मेमोरी में खुद ही ऑल्ट्रेशंस करने लग जाते हो। सो द रीज़न इज़ दैट if one person tells the other about something she has seen, the other person may later remember the same detail। तो दूसरा बंदा भी यही बोलने लग जाता है हाँ मैंने भी इसको देखा था, तो उसको भी ऐसा लगने लग जाता है, जबकि वो फॉल्स मेमोरी होती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। वो सिर्फ क्या होता है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी मेमोरी के अंदर वो अपडेशन हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है आपने उसको देखा था। तो ये आई विटनेस वाले केस में जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव के टाइम से डिस्कस कर रहे हैं हम आई विटनेस के बारे में, उस केस में ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। और यहाँ पे एक स्टडी करी हुई है, यहाँ पे लॉफ्टस, अगेन वही है लॉफ्टस जिन्होंने आई विटनेस वाली पहले भी बात बताई थी। इन्होंने एक किसी चीज़ को स्टडी करा था सब्जेक्ट्स के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट को। उन्होंने उनको एक विजुअल दिखाया था जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट में स्टॉप का साइन था,
और बाद में एक समरी दी थी उसी विजुअल के बारे में, एक शीट दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने जो जो देखा है, उसमें एक लाइट थी जिसमें यील्ड का साइन था। यील्ड साइन समझ लो, आप सोच लो यील्ड मतलब ग्रीन सिग्नल था। पहले रेड सिग्नल था जब उन्होंने विजुअल देखा, जब उन्होंने थ्योरी पढ़ी उसमें ग्रीन सिग्नल था। अब क्या हुआ, उन्होंने जानबूझ के पार्टिसिपेंट्स को रिटर्न में गलत इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने जो देखा उसमें ग्रीन सिग्नल था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों से जब पूछा गया कि आपने विजुअल में क्या क्या देखा था, तो मोस्टली उसमें से लोगों ने बोला हमने ये सब देखा था और उसमें ग्रीन सिग्नल देखा था हमने, जबकि उनको रेड दिखाया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिटर्न में ग्रीन पढ़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से उनकी मेमोरी चेंज हो गई और उनको ये लगा कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल ही देखा था। बेशक आपका विजुअल स्टिमुलाई जो है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे फॉर्मेट में भी हो, जैसे यहाँ पे पहले विजुअल था फिर रिटर्न था, तो भी उसने आपकी मेमोरी को चेंज कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बाद में कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलने से हमारी मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमने वही चीज़ देखी थी जो बाद में हमने सुनी है या पढ़ी है। तो ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। अब बात ये हो जाती है कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं, इसका मतलब कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी करेक्ट है कौन सी मेमोरी सही है। तो यहाँ पे फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम के बारे में बात हो रही है। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ इनएक्यूरेट और फॉल्स मेमोरी थ्रू सजेशन ऑफ अदर्स ऑफन व्हाइल द पर्सन इज अंडर हिप्नोसिस। तो ये कह रहे हैं कि फॉल्स मेमोरी ज़्यादातर, अब ऊपर जो फॉल्स मेमोरी जो बन रही थी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत मेमोरी बनी थी, तो यहाँ बोल रहे हैं कि फॉल्स मेमोरी ज़्यादातर तब बनती है जब सामने वाला पर्सन हिप्नोसिस के अंडर हो, हिप्नोसिस में हो। हिप्नोसिस जो टेक्निक होती है सामने वाले को उसके मन की बात निकलवाना, उसको अपने इन्फ्लुएंस के अंडर करके उससे बात करना, उसके अंदर के थॉट्स प्रोसेस निकलवाना, तो ये थेरेपी होती है हिप्नोसिस। तो जो हिप्नोसिस में होता है उसको उसके अंदर फॉल्स मेमोरी डालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उस टाइम उसका एक कॉन्शियस आपके कंट्रोल में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल रिसर्च हैज शोन दैट ऑल्दो हिप्नोसिस में टेक इट ईजियर टू रिकॉल सम रियल मेमोरीज, इट में ऑल्सो मेक इट ईजियर टू क्रिएट फॉल्स मेमोरी। जब कुछ हिप्नोटिस्ट होते हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, वो उनके दिमाग से कुछ मेमोरीज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेम टाइम ये भी आसान होता है कि वो उस टाइम पे उनके माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज डाल दे जो गलत हो, और जब वो एक्चुअल में अपने कॉन्शियस में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सच्ची में उनके साथ वो मेमोरीज थी। तो दोनों तरीके से आसान है, किसी की मेमोरीज निकलवाना भी और उनको कुछ मेमोरीज देना भी जो उनकी एक्चुअल में नहीं थी। So false memories have been accidentally created by therapist suggestions during hypnotic therapy sessions. So ऐसा होता है कई बार थेरेपिस्ट से गलती से false memories, अब जैसे आप एक थेरेपिस्ट हो, आप किसी के हिप्नोसिस परफॉर्म कर रहे हो किसी के ऊपर, और आपने हिप्नोसिस परफॉर्म करते करते आपने उसको सजेस्ट कर दिया कि उस टाइम तो आप फिर बहुत खुश हो गए जब आपके साथ ऐसा था, तो वो चीज़ बेशक वो उस टाइम उसकी ऐसी इमोशनल स्टेट ना भी हो, लेकिन आपने सजेस्ट कर दिया तो उसकी एक मेमोरी बन गई कि वो उस टाइम पे बहुत खुश था। तो जब वो एक्चुअल कॉन्शियस में आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ जब मैं उससे मिला था तो मैं बहुत खुश था। तो इस तरीके से फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है। आगे इसमें ये बता रहे हैं कि जो फॉल्स इमेजेस होती हैं, जो फॉल्स मेमोरीज होती हैं, वो भी बिल्कुल रियल इमेजेस की तरह होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती है। लोगों को इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ उन्होंने एक्चुअली में देखी थी और कौन सी इमेजिन करी थी। तो वो इतना रियल होता है उसका इफ़ेक्ट फॉल्स मेमोरीज का। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कई बारी जो हिप्नोसिस करते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लोग अपना हिप्नोसिस कराते हैं ताकि वो अपने अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बाहर ला सकें। तो कई बार जो लोग होते हैं जो ये हिप्नोसिस के टाइम पे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ बचपन में कुछ अब्यूज़ हुआ था, या जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात होती है ऐसा कुछ, तो क्या वो मेमोरीज रियल होती हैं या वो फेक होती हैं? क्या वो एक्चुअली में रियल बात कर रहे होते हैं या फॉल्स मेमोरीज होती हैं? तो अब यहाँ पे इन्होंने ये समझाया हुआ है कि
वैसे तो ये जो केसेस होते हैं ना, जो चाइल्ड अब्यूज़, मोलेस्टेशन वगैरह, जो हिप्नोसिस के थ्रू लोगों की थेरेपी करते हैं ताकि उनको वो सब चीज़ें याद आ जाएं और वो उस चीज़ों को अपने माइंड से बाहर निकाल सकें डिस्कस करके, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेमोरीज़ ठीक होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी मेमोरीज़ ही फॉल्स होती हैं या सारी मेमोरीज़ जो है वो ऑल्टर्ड होती हैं। कभी कभी कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो हिप्नोसिस के टाइम पे एक्चुअल में रियल में निकल के आती हैं। प्रोफेशनल्स जो करते हैं वो बहुत स्किल्ड होने चाहिए ऐसे टाइम पे। ऐसे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो फॉल्स मेमोरी को सजेस्ट ना करें। मतलब क्लाइंट्स जब वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पास्ट में जाके, तो प्रोफेशनल को ये ध्यान में रखना है कि वो उनको कुछ भी सजेस्ट ना करे जिससे उनके माइंड में फॉल्स मेमोरी बने, और वो उनको क्लाइंट्स को हेल्प करें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में। तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो जब भी हिप्नोसिस करे तो किसी तरीके की भी फॉल्स मेमोरी क्रिएट होने का सिचुएशन ना बने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक स्टडी यहाँ पे करी थी पेस्डेक एंड हॉर्ज ने, जो ये कहते हैं कि आप हर किसी के अंदर हर तरीके की फॉल्स मेमोरी नहीं बना सकते। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को ये बोल दोगे कि बचपन में आप सुपरमैन थे, तो वो उस तरह की मेमोरी, उसकी फॉल्स मेमोरी माइंड में कभी नहीं बनेगी। जो चीज़ प्लॉजिबल नहीं है, प्लॉजिबल का मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ आप उसकी मेमोरी उसके माइंड में नहीं बना सकते। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है आप उसको ये बोल सकते हो कि हाँ बचपन में तुम गिर गए थे, तुम्हें चोट लगी थी, तो वो मान जाएगा, उसके माइंड में मेमोरी बन जाएगी वो चीज़ की। लेकिन ये बोल दोगे कि उस टाइम पे आपने किसी को उठा के पत्थर मार दिया था, वो मर गया था, तो आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जाके अगर बोलोगे, उस चीज़ की मेमोरी बनानी मुश्किल होती है। तो मेमोरी वही बनती है जो सामने वाले को भी लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो तो वो कुछ भी मेमोरी बना लेगा अपने माइंड में। तो 1999 में पेस्डेक और ने कुछ बच्चों को ना कुछ पिक्चर्स दिखाई थी जो जनरली बच्चों के साथ बचपन में इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे वो खेल रहे हैं, सो रहे थे, किसी चीज़ पे रोने लग गए, इस तरह की पिक्चर्स थी। उसमें से 5 पिक्चर्स में थे 2 ऐसी थी जो फॉल्स इवेंट्स थे। फॉल्स इवेंट्स मतलब जो उन्होंने एक्चुअली में कुछ किया नहीं था, इन्होंने जानबूझ के उसमें ऐड कर दिया था। जो रिसर्चर थे उन लोगों ने उनको 5 पिक्चर्स दिखाई जिसमें से 2 फॉल्स थी। बाद में उनसे पूछा कि इन पिक्चर्स को देख के बताओ आपके साथ इसमें से क्या क्या हुआ था। तो उसमें ये देखा गया कि जो 2 फॉल्स पिक्चर्स थी ना, उसमें एक चीज़ तो ऐसी थी जो होना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे उसमें ये दिखा दिया कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, इस टाइप से उसमें लिखा है। दूसरा वाले में था कि वो खो गया था एक बार। तो दोनों फॉल्स थे, लेकिन दोनों में से सिर्फ जो प्लॉजिबल है, प्लॉजिबल दोनों में से क्या है कि बहुत बड़ी बीमारी थी या फिर खो गया था एक बार बीच में। आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि तेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, आपने 5 चीज़ें उसको बोली कि एक बार हम यहाँ घूमने गए थे। दूसरी चीज़ आपने उसको बोली कि एक बार तू अपने टॉय के लिए बहुत रोया था। तीसरी चीज़ आपने उसको बोली तेरे को बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी। चौथी चीज़ आपने उसको बोली कि तू खो गया था तो हमने तेरे को बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। 5वीं चीज़ आपने बोली कि पहली बार जब तू स्कूल गया था तो तेरे को बहुत अच्छा लगा था। ऐसे आपने 4-5 चीज़ें उसको बोली, जिसमें से 2 चीज़ें आपने गलत बोली हैं। गलत कौन सी है? एक ये वाली कि तू खो गया था, और एक ये वाली गलत है कि तेरे को कोई बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी। अब फॉल्स मेमोरी उसी चीज़ की बनेगी जो उसको लगेगा कि पॉसिबल है। अब यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो ये चीज़ मान जाए कि उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो जब उससे पूछा गया बच्चों से कि आपको क्या क्या इसमें से याद आ रहा है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, तो उन बच्चों ने सारी चीज़ें बता दी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। और फॉल्स में से कौन सी बताई? जो हो सकता है। फॉल्स में से उन्होंने बोली कि हो सकता है मैं खो गया हूँगा, पर ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई बीमारी थी बहुत बड़ी। तो कहने का मतलब ये कि आप फॉल्स मेमोरी भी वही वाली बना सकते हो जिसमें जो पॉसिबल है, जो प्लॉजिबल है, जिसको एक्सेप्ट करना ईजी है। हर चीज़ को आप फॉल्स मेमोरी नहीं बना सकते। सो ओनली प्लॉसिबल इवेंट्स कैन बिकम फॉल्स मेमोरी। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करनी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कई बार बहुत रिसर्चर्स बताते हैं कि उनके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है। और वो क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज़
वो बोलते हैं कि फॉर सैटनिक रिचुअल्स होते हैं ना, वो भूत प्रेत भगाने वाले जो रिचुअल्स करते हैं, जो कि भूत बुलाया था हमने, हमारे अंदर भूत आ गया था, किसी की आत्मा आ गई थी, या फिर बोलते हैं कि हमें एलियन ने उठा लिया था। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं तो उनके अंदर ये फॉल्स मेमोरीज कहाँ से आ जाती है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्लॉसिबल सी चीज़ें हैं। ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो प्रैक्टिकली बहुत ईजी हो किसी के साथ होना। तो अब यहाँ पे लॉफ्टस एंड कोलीग ने ये रिसर्च की थी कि जब फॉल्स मेमोरी सिर्फ प्लॉजिबल चीज़ों की हो सकती है, तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो इजीली नहीं होते, तो इनकी फॉल्स मेमोरी कैसे आ जाती है लोगों के अंदर? तो उन्होंने ये एक चीज़ डिस्कवर करी कि अगर आप किसी को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर दो कि ऐसा दूसरों के साथ भी हुआ है, तो वो पर्सन ये समझ लेता है कि ये पॉसिबल है होना, तो ये मेरे साथ भी हुआ होगा। तो मतलब implausible events could be made more plausible by having the experimenter provide false feedback to the participant. एक्सपेरिमेंटर अगर पार्टिसिपेंट्स को ये बोल दे कि ऐसा ऐसा हुआ था दूसरे लोगों के साथ, और उनके साथ ये उनका फीडबैक है कि उनको ऐसे एलियंस उठा के ले गए थे, इस तरीके से उनको यकीन दिला दिया कि ये चीज़ें होती हैं, तो अब वो प्लॉजिबल हो गया, क्योंकि वो मान गए कि भाई बाकियों के साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। फिर उस चीज़ को वो अपनी फॉल्स मेमोरी में इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी उनसे बाद में पूछा जाए तो फिर वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो प्लॉजिबल को इम्प्लॉजिबल को प्लॉजिबल में बदलने के लिए क्या दो चीज़ें बताई इन्होंने कि पहला, इवेंट मस्ट बी मेड टू सीम प्लॉजिबल। पहले तो उस इवेंट को दिखाओ कि वो होना आसान है, प्लॉजिबल है, कि वो चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, वो होती है। दूसरा, इंडिविजुअल्स आर गिवन इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स देम बिलीव दैट द इवेंट कुड हैव हैपन टू देम पर्सनली। उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दो जिससे उनको ये बिलीव हो जाए कि उनके साथ भी ये पर्सनली हो सकता है। तो उस केस में आप इम्प्लॉजिबल इवेंट्स की भी फॉल्स मेमोरी किसी के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी फॉल्स मेमोरी के बारे में। वैसे अदरवाइज़ हिप्नोसिस जो होता है वो बीमारियाँ ठीक करने के लिए होता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए होता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है जो ठीक करने के लिए होता है। तो ऐसे हिप्नोसिस को कभी भी फॉल्स मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। और फॉल्स मेमोरीज उन्हीं लोगों के अंदर क्रिएट होती है जो इजीली किसी की बातों में आ जाए, जो वीक होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं होते, जो इजीली हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, जो इन सब चीज़ों में मानते भी हैं, वो जल्दी उनके अंदर आप मेमोरी फॉल्स मेमोरी डाल सकते हो। जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने बहुत सिक्योर होते हैं, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, आप उनके अंदर फॉल्स मेमोरी नहीं डाल सकते। तो ये यहाँ पे इसकी समरी आ गई चैप्टर की, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक की। रिकंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग क्या है? मेमोरीज आर रेयरली कम्प्लीटली एक्यूरेट। बहुत कम एक्यूरेट होती है मेमोरीज, धीरे धीरे कम एक्यूरेट होना शुरू हो जाती है। लॉफ्टस और बाकी लोगों ने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि मेमोरी जो है वो बिल्ड ऑन होती रहती है, कंस्ट्रक्ट होती रहती है रिट्रीवल के टाइम पे। मेमोरी रिट्रीवल प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट होता है, एक गलत इन्फॉर्मेशन सुन के हम उसको अपनी मेमोरी में कर लेते हैं इनपुट। दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फॉल्स मेमोरी क्रिएट होती रहती है। बेकिंग, कॉन्शियस स्टेट, ऑल्टर्ड स्टेट, सब में आप जाग रहे हो तो भी आपके अंदर फॉल्स मेमोरीज हो जाती हैं, कॉन्शियस होते हो तो भी, ऑल्टर्ड में होते तो। और प्लॉजिबिलिटी ऑफ इवेंट इफेक्ट करती है कि आप कितनी फॉल्स मेमोरी बनाते हो, फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद छोटा सा इनका क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फिनोमिना ऑफ हाइंडसाइट बायस is an example of dash of long term memory retrieval। तो इसका मतलब है कि कौन सा फिनोमिना है? इंस्टेंट रिप्ले। हाइंडसाइट बायस में बताया था, जो लोग कहते हैं कि हमें तो पता था ऐसे ही होना है। तो इंस्टेंट रिप्ले नहीं है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि मेमोरी में कंस्ट्रक्ट होता रहता है। लॉफ्टस इन लॉफ्टस 1978 स्टडी, subjects viewed a slide presentation of an accident. Later some of the subjects were asked a question। अच्छा, वो ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाला क्वेश्चन है ये।
तो वो बाद में जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने ग्रीन लाइट देखी थी या रेड लाइट देखी थी, ये वो पूछ रहे हैं कि बाद में जो कंफ्यूजन हो जाती है वो कौन सा इफेक्ट है, इंस्टेंट रिप्ले, कंस्ट्रक्टिव, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, मिस इन्फॉर्मेशन। ये मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट है, क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन पहले सही दिखाते हैं, बाद में गलत इन्फॉर्मेशन पढ़वा देते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। Which of the following statements about memory retrieval while under hypnosis is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Memories are more accurate, गलत है। People recalling memories under hypnosis are more confident in their memories, ये ठीक लग रहा है। Hypnosis makes it harder to recall memory, ये भी गलत है। Age regression through hypnosis can increase the accuracy, गलत है। तो यही वाला ठीक है। People recalling memories under hypnosis are more confident in their memory, जो hypnosis के टाइम पे मेमोरी रिकॉल करते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइम पे अपनी मेमोरी पे। हम जागते हुए इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते अपनी मेमोरी पे जितना हम हिप्नोसिस में होते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। Pesdek and colleague found that for a person to interpret thoughts and fantasies about false events as true memories, तो इन्होंने क्या चीज़ फाउंड करी थी? कोई भी अपने फॉल्स इवेंट्स को ट्रू मेमोरी कब मानते हैं? जब इवेंट मस्ट सीम एज प्लॉजिबल एज पॉसिबल। तो यही ठीक है कि वो इवेंट पॉसिबल लगना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके आगे बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।